अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम। अच्छा जी, कल जो डायग्राम थी वो मैंने आपको कल कुछ शेयर की थी, उसी की ये मैं एक डायग्राम दोबारा से शेयर कर रही हूँ कल वाले प्रैक्टिकल की, और उसके बाद फिर हम अगला नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। तो असाइनमेंट आ गई है सबकी? अच्छा, यस मैम। ये कल जो हमने सर्किट डायग्राम बनाई थी वो कल किसी ने क्वेश्चन किया था कि हम अगर ये जो सिंगल लाइन कनेक्शन है यहाँ पे अगर हम सेम लाइन, मतलब हमारे इंटरेस्ट की लाइन नहीं थी तो हमने वो सबको सेम लाइन कनेक्शन लगा के तो स्ट्रेट कर दिया था। तो वो मैंने आपको कल बताया था कि ये तो आपका डिफरेंट वे है, तो आप इसको दूसरे वे में डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये दोबारा कनेक्शन लगा के आपको पिक्चर बनाई है उसकी आपके लिए। और दूसरा, कल आपको मैंने इनपुट सोर्स जो था वो नहीं दिखाया था। तो ये जो है ये आपका इनपुट सोर्स है। ये जो है ये आपका ऑडियो जनरेटर है, फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, ऑडियो जनरेटर है। अभी इसकी पिक्चर जो है वो मैं आपको दोबारा से भी सेपरेटली भी दिखा देती हूँ। एक्चुअली हम जो लैब में इस वक्त फंक्शन जनरेटर यूज कर रहे हैं वो है फंक्शन जनरेटर, और वो डिजिटल है, वोबल्स फंक्शन जनरेटर है, और वो डिजिटल जनरेटर है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं लैब के लिए। तो वो मैंने आपको लास्ट टाइम कल भी बताया था कि वो ऑफिस बंद है, मंडे को इंशाल्लाह वो ओपन होगा, तो मैं आपको वो जनरेटर जो है वो नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हमने नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल करने हैं आरसी फिल्टर्स के उसमें उसको यूज़ करना है। तो अभी हम एनालॉग है इसी को यूज़ कर रहे हैं। तो पर्पस हमें हमें ज़रूरत है इनपुट के तौर पे फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, साइन वेव फ्रीक्वेंसी की। तो ये जो है ऑडियो जनरेटर ये इनपुट के तौर पे ही हम यूज़ करते हैं। तो इसका पर्पस भी यही है कि ये आपको साइन वेव जो है वो जनरेट करके देगा। तो इसमें आपको साइन वेव भी मिल जाती है और स्क्वायर वेव का ऑप्शन भी है, लेकिन खैर हमने इसको साइन वेव के तौर पे यूज़ करना है। इसकी ये जो आपको बटन नज़र आ रहा है गोल वाला, ये इसकी नीडल की नोब है। यहाँ से हम जो वो नीडल को जितनी फ्रीक्वेंसी होगी जहाँ तक नीडल लेके जाएंगे वहां से हम रीडिंग जो है वो नोट करेंगे, ठीक है। और ये जो है इसका नोब, यहाँ पे अभी आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, ये हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखा होगा कि कितनी रेंज की फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 1000, इस तरह से, यानी कि जितने रेंज तक आपने फ्रीक्वेंसी जो है वो लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑन ऑफ है, ये मैं आपको इसकी क्लियर पिक्चर भी दिखाती हूँ अभी। और यहाँ पे हमने ये प्लग इन किया है। तो ये हमारा सर्किट है सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट में कभी कोई इशू नहीं होता, आपने कंपोनेंट्स को सीरीज में कनेक्ट करना है। तो ये देखें जरा आप, ये हमारा RLC सीरीज सर्किट है, ये हमने रेजिस्टेंस लगाई हुई है। यहाँ पे ये इंडक्टर जो है वो इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये वाला इंडक्टर यहाँ पे कनेक्ट है सीरीज में, और यही जो 2 पॉइंट के दरमियान कैपेसिटर है वो कनेक्टेड है। अच्छा जी, इसकी इनपुट जो है उसकी एक वायर यहाँ पे रजिस्टर के साथ कनेक्ट है, और दूसरी जो वायर है इनपुट की वो यहाँ हमने माइक्रो जो एम्पियर है उसके साथ कनेक्ट की हुई है, ठीक है। और माइक्रो जो एम्पियर है उसकी ये जो वायर है ये आउटपुट के साथ, क्योंकि ये हमारा आउटपुट टर्मिनल है। तो सीरीज सर्किट है इसलिए ये एक सर्कुलर फॉर्म में मैंने इसको सिंपल वे में अटैच किया हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ से आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज करनी है और यहाँ से आपने करंट की वैल्यू जो है वो मेजर करते जाना है। तो आपको पहले इंक्रीजिंग ट्रेंड आना चाहिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको रेजोनेंस कर्व दिखाई थी कि पहले जब आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यूज भी इंक्रीज होंगी, और एक पीक पॉइंट पे जाने के बाद जो आपकी फ्रीक्वेंसी है अगर आप फर्दर इंक्रीज करेंगे तो द वैल्यू ऑफ द करंट विल बी डिक्रीज। तो आपके पास वो बेल शेप जो है वो कर्व जो है वो इसकी बननी है। तो अगर आपने उसके बाद दोबारा से आपने ज़्यादा कर्व्स उसकी देखनी है, देन यू विल रिप्लेस दिस रेजिस्टेंस बॉक्स, हम कोई और रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे। तो आप रेजिस्टर को भी यूज़ कर सकते हैं और आप इंडक्टर को भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस वक्त लैब में 2 हैं, 2 मिली हेनरी का भी पड़ा हुआ है इंडक्टर और 9 मिली हेनरी का भी है। तो आप डिफरेंट इंडक्टर के साथ इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर सकते हैं। और रेजिस्टेंसेस तो आपके पास बहुत सारी हैं, आप लेस देन 100, मीडियम और हाई के साथ यानी किलो ओम में
लेके 2-3 रेजिस्टेंस, तो आप इसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। तो आपके पास वो एक ग्राफ आ जाएगा जिसमें आपके पास डिफरेंट कर्व जो हैं वो शो होती हैं। ठीक है जी। तो ये उसकी कल जो मैंने कंप्लीट डायग्राम आपको दिखाना चाह रही थी इस सर्किट की। बस ये होगा कि जब आप लैब में आएंगे तो हम ये इस ऑडियो जनरेटर की बजाय जो फंक्शन जनरेटर है, वोबल फंक्शन जनरेटर, वो डिजिटल है, वो वाला जनरेटर जो है वो यूज़ करेंगे। मैं आपको इसकी ऑडियो जनरेटर की पिक्चर भी दिखा देती हूँ, अगर मेरे पास मुझे यहाँ नज़र आई तो। जी, ये है इसकी फ्रंट व्यू जो है इस जनरेटर का। ठीक है, ये मैं आपको नीडल दिखा रही थी। यहाँ से हम इसको नॉब को यहाँ से फ्रीक्वेंसी को सेट करेंगे। ये देखें 10, 15, 20, 30, और यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वन लाइन जो है वो कितने हर्ट्ज को रिप्रेजेंट करेगी। ये फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर कर रहा है। ये इसका पावर ऑन ऑफ है, यहाँ से हम इसका पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको थोड़ी सी वेव फॉर्म नज़र आ रही है, ये स्क्वायर वेव फॉर्म है और ये साइन वेव फॉर्म है। आपने जो इनपुट जो है वो इसकी यूज़ करनी है। ठीक है, ये इसका जो है वो अटेन्यूएटर होता है, यानी कि आपने इसको कितने डीबी पे सेट करना है। ठीक है, नॉर्मली हम जो है वो इसको मीडियम रेंज पे रखते हैं 10 dB, यानी कि ये आपको पता है ये साउंड के वो लेवल के लिए हम जो dB 10 dB 20 dB या 3 dB सिग्नल के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे आपकी जो दोनों आउटपुट की वायर्स कनेक्टेड हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये देखें, यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई बाय 1, ये लिखा है मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 1K। तो आप यहाँ पे नीडल को जहाँ रखेंगे और यहाँ पे नोब जिस पे होगी तो वो उतनी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो आपको देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे नीडल को 10 पे कर दूं, ठीक है, और इस वक्त जो नोब है वो 1 पे है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इस वक्त ये आपकी 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और अगर मैं इसको नोब को यहाँ पे कर दूं मल्टीप्लाई बाय 10 से, तो ये हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हर्ट्ज। और इसी तरह से जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि आप उसको 100 टाइम बढ़ा रहे हैं, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह आपने, क्योंकि ये आपका ये करने का पर्पज क्या है, आपका जो स्केल है वो 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 हर्ट्ज से, और 100 हर्ट्ज तक जा रहा है। ठीक है, सिंपल हर्ट्ज। तो आपको अगर रीडिंग्स किलो हर्ट्ज में चाहिए या मेगा हर्ट्ज में चाहिए, तो फिर इसलिए स्केल तो इसका इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो यहाँ से नॉब से हम इसकी रेंज जो है वो चेंज कर सकते हैं अगर हमने हायर फ्रीक्वेंसीज जो लेनी है। बट इन केस ऑफ RLC सीरीज सर्किट हम जो है वो स्मॉलर, क्योंकि हमें ज़्यादा रीडिंग्स चाहिए, तो हम ट्राई करते हैं कि हम जो है ना वो स्मॉलर रीडिंग्स को रखें, यानी कि हम किलो की रेंज में, किलो हर्ट्ज या किलो हर्ट्ज की रेंज में जो है वो फ्रीक्वेंसी को लें। ठीक है जी। तो ये हमारा जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है। अब आप जब आएंगे आपके पास इसकी सारी लैब रिपोर्ट कंप्लीट हो, सिर्फ रीडिंग के लिए आपका टेबल बना होगा और उसमें हम रीडिंग्स नोट करेंगे और आप अपना ग्राफ प्लॉट करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे उसी का सेकंड पार्ट, जो आपका RLC जो पैरेलल सर्किट है, जिसको आप रिजेक्टर सर्किट भी कहते हैं। ठीक है, वो आपका एक्सेप्टर सर्किट था और ये आपका रिजेक्टर सर्किट है। तो एक्सेप्टर सर्किट, एक्सेप्टर से मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो मैक्सिमम करंट के फ्लो को अलाउ करता है किसी गिवन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, और यहाँ पे किसी गिवन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो मिनिमम करंट को अलाउ करे वो आपका रिजेक्टर सर्किट है। ठीक है, तो एज इसका जो नेम रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पैरेलल सर्किट है, तो इसमें RLC यानी कि तीनों कंपोनेंट्स जो हैं वो पैरेलल कनेक्ट होंगे। तो उसी लिहाज से हम इसकी डेफिनेशन भी बनाते हैं कि ये RLC पैरेलल सर्किट किस तरह से डिफाइन करते हैं। व्हेन प्योर रेजिस्टेंस ऑफ R ओम and pure inductance of L Henry and a pure capacitance capacitor of capacitance C farad are connected together in a parallel combination with each other,
as all the three components are connected in parallel, then current flowing in each element of the circuit will be divided as the total current I flowing in the circuit. ठीक है, लास्ट टाइम मैंने ये बोला था कि तीनों करंट जो हैं, तीनों अगर आपके कंपोनेंट्स जो हैं वो अगर सीरीज में कनेक्ट हैं तो सेम करंट जो है वो आर में से, एल में से और सी में से फ्लो करेगा। लेकिन जब आप पैरेलल सर्किट की बात करते हैं तो पैरेलल सर्किट में जो करंट है वो हर कंपोनेंट्स के अलोंग डिवाइड हो जाएगा। अभी हम इसको सर्किट में भी देख लेते हैं। ठीक है, पहले इसका मैं आपको सर्किट दिखा देती हूँ, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन पे आते हैं। ये देखें जी, ये इसका पैरेलल सर्किट है। ये आपका रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीनों पैरेलल हैं और आप इसको सप्लाई दे रहे हैं जो कि आपकी एसी साइन वेव है। अब जो सोर्स से आपको करंट आ रहा है, जो सोर्स करंट है या जो आपका टोटल करंट है जो आप इनपुट के तौर पे इसको दे रहे हैं, जब ये इन नोड्स पे आता है, इस नोड पे और इस नोड पे या इस नोड पे, तो ये करंट जो है ये डिवाइड हो जाता है। यानी कि ये एक डायरेक्शन में नहीं रहता बल्कि ये हर एंड या पॉइंट पे डिवाइड होना शुरू हो जाता है। तो जो सर्कल का, जो आपके पूरे सर्किट में टोटल करंट होगा आई एस सोर्स करंट, ये किसके इक्वल होगा? दिस विल बी इक्वल टू आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी। ठीक है, बट अगर हम इस पे लूप पे आपका किरचॉफ लॉ लगाएं और या फिर हम इसको फेज के हिसाब से देखें, तो आपने लास्ट टाइम भी ये चीज़ डिस्कस की हुई है कि जो इंडक्टर है और जो कैपेसिटर है, इसमें जो लैग और लीड के चक्कर के हिसाब से जब मैंने आपको फेजर डायग्राम दिखाई थी, तो फेजर डायग्राम में इन ये दोनों एक दूसरे के फेज में 90 डिग्री का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ये दोनों आउट ऑफ फेज शो होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल शो होते हैं, तो जिसकी वजह से एक का अगर वोल्टेज पॉजिटिव था तो दूसरे का नेगेटिव। तो सिमिलरली इन द केस ऑफ पैरेलल सर्किट, जो इंडक्टर करंट होगा या जो आपके कैपेसिटर के क्रॉस करंट होगा, ये दोनों एक दूसरे से आउट ऑफ फेज होंगे। ठीक है, तो अब हम जब टोटल, वहां पे आपका वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, करंट सेम था, इसलिए आपने वोल्टेज की इक्वेशन लिखी थी। यहाँ पे क्योंकि आपका करंट डिवाइड हो रहा है तो आपका वोल्टेज सेम रहता है पैरेलल सर्किट में, तो हम करंट की इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो आपको पता है करंट की डेफिनेशन, रेजिस्टर के क्रॉस तो ये सिंपली V ओवर R है, इंडक्टर के क्रॉस उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस के हिसाब से हम लिखेंगे V ओवर XL, और कैपेसिटर के क्रॉस उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस के हिसाब से हम लिखेंगे V ओवर XC। तो जब आप नेट करंट फाइंड आउट करते हैं, आई एस स्क्वेयर इज इक्वल टू आई आर स्क्वेयर प्लस आई एल माइनस आई सी। अब देखें यहाँ पे जो ये दोनों आउट ऑफ फेज होने की वजह से यहाँ पे आपके जो कैपेसिटर करंट है उसके साथ नेगेटिव साइन है। तो क्लास मुझे आप बता सकते हैं क्या कि जो लास्ट टाइम वोल्टेज के लिए हमने इक्वेशन लिखी थी, तो उस वक्त हम कौन सी क्वांटिटी नेगेटिव ले रहे थे, याद है आपको? हमने इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज को नेगेटिव लिया था या कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज को नेगेटिव लिया था? कोई नहीं सुन रहा लेक्चर? मैम सुन रहे हैं, लेकिन मैंने ना लेक्चर मिस कर दिया था वो। चलें, इस वक्त 21 पार्टिसिपेंट्स हैं, हम लोग 20 लोग हैं, किसी ने तो सुना होगा लास्ट टाइम लेक्चर। Someone can respond? जी मैम। जी, लास्ट टाइम हमने कौन सी क्वांटिटी को नेगेटिव लिया था? कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज को नेगेटिव लिया था या इंडक्टर के क्रॉस? ब्रदर आ गया, मैंने सामने शो भी करवा दिया है। कैपेसिटर के क्रॉस में। किसके क्रॉस? कैपेसिटर के थ्रू लिया, कैपेसिटर के थ्रू। कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज था उसे हमने नेगेटिव लिया था, ये आपकी इक्वेशन। ठीक है जी, तो यहीं से अब हम पैरेलल में भी वही सेम
रीजन अप्लाई कर रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे से आउट ऑफ फेज है, तो इसलिए इन दोनों के करंट भी एक दूसरे से आउट ऑफ फेज होंगे, जो नेट करंट होंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे IL माइनस IC, तो यहाँ पे करंट की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें, V/R, V/XL, V/XC। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। V को अगर आप यहाँ से थ्रू आउट कॉमन ले लें, V², ठीक है, और स्क्वायर रूट से बाहर आके ये V हो जाएगा। ठीक है, इधर आपने IS की जो वैल्यू लगाई V/Z, क्योंकि टोटल करंट ले रहे हैं तो टोटल वोल्टेज सेम रहता है, और टोटल जो रेजिस्टेंस है उसको आप इम्पिडेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो V, और ये आपका अंडर रूट में आपकी रिएक्टेंसेस और रेजिस्टेंस रहेगी। ठीक है, अब 1/Z, अगर आप दोनों साइड से वोल्टेज को कैंसिल कर दें, इधर भी और इधर भी, तो आपके पास 1/Z रह जाता है इसके साथ। तो ये आपका रेंज यानी कि रिवर्स ऑफ इम्पिडेंस है। Z आपकी क्या है? इम्पिडेंस। तो रिवर्स ऑफ इम्पिडेंस को हम बोलते हैं एडमिटेंस। ठीक है, जिस तरह कंडक्टर का रेसिप्रोकल रेजिस्टर है, इसी तरह इम्पिडेंस का जो रेसिप्रोकल है वो एडमिटेंस है। ठीक है, तो एडमिटेंस किसके इक्वल होगी? यहाँ पे Z विल बी इक्वल टू, आप इसको Y से रिप्रेजेंट करते हैं, Z विल बी इक्वल टू 1/दिस होल टर्म, 1/दिस होल टर्म। और जो टोटल एडमिटेंस होती है सर्किट की, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द एडमिटेंसेस। ठीक है, Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 विच इज इक्वल टू 1/Z1 प्लस 1/Z2 एंड प्लस 1/Z3। तो यहाँ पे हम एडमिटेंस को डिफाइन भी कर लेते हैं। क्या है कि जो आपकी इम्पिडेंस है वो क्या है? टोटल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो एडमिटेंस तो रेजिस्टेंस नहीं होगी, ये तो इसके उलट होएगी, कोई जो भी कंडक्शन में हेल्प करेगी, ये वो क्वांटिटी होगी। तो हम इसको जब डिफाइन करेंगे, नेक्स्ट अभी करते हैं यहाँ पे, तो अभी सिर्फ ये एडमिटेंस है क्या? इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस Z एंड इज गिवन बाय द सिंबल Y इन AC सर्किट्स। तो इसको हम डिफाइन क्या करते हैं? द ईज, वहां पे हम क्या करते हैं? द रेजिस्टेंस इम्पिडेंस में, तो यहाँ पे हम बोलते हैं द ईज at which a circuit composed of resistances and reactances allows current to flow when a voltage is applied, taking into account the phase difference between the voltage and the current। ठीक है जी, वो क्वांटिटी है जो कि ईज करती है, यानी कि ईजीनेस देती है करंट को उस सर्किट में से फ्लो करने में जिसमें रिएक्टेंसेस और रेजिस्टेंस जो है वो मौजूद होती है। तो उस टाइम पे जब हम वोल्टेज और करंट के दरमियान फेज डिफरेंस भी कंसिडर कर रहे होते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं Y इज इक्वल टू 1/Z। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एडमिटेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस, तो जो इसका यूनिट होगा वो भी रेसिप्रोकल में आएगा। तो वो रेसिप्रोकल में जब हम लिखते हैं इम्पिडेंस का जो यूनिट है वो क्या है? ओहम है। तो आपका जो एडमिटेंस होगी, इसका जो यूनिट होगा वो 1/ओहम हो जाएगा। और अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखें तो इसको हम मो भी बोलते हैं। ठीक है, मो इज द यूनिट ऑफ द एडमिटेंस। ठीक है, तो पैरेलल सर्किट में हर चीज आप देख रहे हैं कि वो सीरीज सर्किट से उलट आ रही है, तो हम ये कहते हैं कि ये इंटायरली ऑपोजिट होता है टू द सीरीज सर्किट। तो एडमिटेंस को क्या हम कंडक्टेंस कह सकते हैं? कह सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कंडक्टेंस को भी ऐसे डिफाइन करते हैं, द ईज एट विच अ रेजिस्टर और अ सेट ऑफ रेजिस्टर्स अलाउ करंट टू फ्लो व्हेन अ वोल्टेज इज अप्लाई इधर AC, यानी कि ये जनरल डेफिनेशन में आ जाता है। ठीक है, तो जो कंडक्टेंस है इसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। एक और टर्म हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं ससेप्टेंस। ससेप्टेंस को हम डिफाइन करते हैं, द ईज एट विच अ रिएक्टेंस और अ सेट ऑफ रिएक्टेंसेस। कंडक्टेंस को हम किसकी फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं? रेजिस्टेंस और सेट ऑफ रेजिस्टेंसेस के लिए। ससेप्टेंस को हम डिफाइन करते हैं, द ईज एट विच अ रिएक्टेंस और सेट ऑफ रिएक्टेंस, जो रिएक्टेंसेस हैं आपके पास वो अलाउ करती हैं अल्टरनेटिंग करंट को सर्किट में से फ्लो करने में। ठीक है, जब हम कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो ससेप्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। जिस तरह कंडक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, तो ससेप्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल है रिएक्टेंस का। तो आपके सर्किट में दो रिएक्टेंसेस हैं, एक आपकी कैपेसिटर की रिएक्टेंस है और एक आपकी इंडक्टर की। तो जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस होगी उसको आप BC से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो आपकी इंडक्टर की रिएक्टेंस है उसको आप BL से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है,
अगेन आपका अपरेटस सेम कंपोनेंट आप यूज करेंगे, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, पावर सप्लाई, ठीक है, और आपका ऑडियो जनरेटर होगा और माइक्रो एमीटर होगा करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। फेजर डायग्राम जो कंपोनेंट्स हैं उनकी वही वाली चलेंगी जो आपको मैंने पहले पढ़ाई है, कैपेसिटर की, इंडक्टर की, वो क्योंकि वो कंपोनेंट सेम है, इसलिए अगर फर्ज करें आपको मैं सीरीज सर्किट की थ्योरी की बजाय कैपेसिटर जो पैरेलल है उसकी थ्योरी की बात करूंगी, तो उसमें क्योंकि कंपोनेंट वही है तो इसलिए मैं उनकी थ्योरी दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी। कैपेसिटर क्या होता है, उसका फेज क्या होता है, इंडक्टर का फेज क्या होता है और रेजिस्टर का फेज क्या होता है, ये आपको पता है, हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह उसके लिए फेजर डायग्राम जो है, पूरे सर्किट की जो फेजर डायग्राम है वो मैं आपको शो करवा देती हूँ, वो ये है। सीरीज सर्किट में आपने देखा था कि क्योंकि थ्रू आउट द सर्किट करंट सेम रहता है, वोल्टेज जो है वो डिवाइड होता है, तो यहाँ पे आपका वोल्टेज सेम रहता है, करंट जो है वो डिवाइड होता है, इसलिए करंट के हिसाब से हमने उसकी जो फेजर डायग्राम जो है वो ये ड्रा की है। और दूसरा आपको मैंने ये बताया, हमने पहले अभी पीछे डिस्कस कर लिया है कि जो आपका सीरीज पैरेलल का सर्किट है दैट इज इंटायरली ऑपोजिट टू द सीरीज सर्किट, तो इसलिए जो इसकी फेजर डायग्राम है वो भी उससे उलट बन रही है, ठीक है। तो ये अगर आपकी फेजर डायग्राम है, ये आपका IL है, अगर हमने IC को IL की डायरेक्शन में ड्रा करना है तो ये आपकी जो पैरेलल, इसके बिल्कुल पैरेलल हम इसका प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे, दैट विल बी IL माइनस IC। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारा है या रिजल्टेंट करंट जो हमारा है IS, दैट इज द सम ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स IR प्लस IL माइनस ILC। अब आप यहाँ से अगर क्वांटिटीज निकालना चाहें साइन की फॉर्म में, कोसाइन की फॉर्म में, जैसे हमने पहले निकाला है, या इसका फेज एंगल निकालना चाहें यानी कि कॉस, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। लास्ट टाइम जो सीरीज सर्किट था वहां पे हमने कॉस फाई, साइन फाई और टेन फाई निकाला था और उसको हमने रिएक्टेंसेस की फॉर्म में निकाला था, तो क्या यहाँ हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो? जी मैम कर सकते हैं। क्या क्या आएगी अगर मैं कॉस फाई फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या होगा कॉस फाई? मैम वैसे कॉज होता है वो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। जी तो बोले हैं आपके सामने ट्रायंगल बनी हुई है, IR over IS। IR ओवर IS, ठीक है। तो IR और IS जो है ये आपका कॉस फाई है। तो अगर आप यहाँ पे IR और बाकी तीनों कंपोनेंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आप जो है यहाँ से इसको रिएक्टेंसेस की फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज तो सबके लिए सेम होगा, वो कैंसल आउट हो जाएगा और आपका जो रिलेशन है वो रिएक्टेंसेस की और रेजिस्टेंसेस की फॉर्म में आ जाएगा, जिस तरह से हमने सीरीज के लिए निकाला था, ठीक है जी। सेम टेबल, वही टेबल जो हमने पहले रिपीट किया सीरीज के लिए वही पैरेलल के लिए होगा, सीरियल नंबर, फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज में, करंट मिली एम्पियर में, ठीक है। ट्रेंड डिफरेंट होगा, वहां पे ट्रेंड क्या था, वहां पे कर्व मैंने कहा था बेल शेप बनती है, इस तरह से आपकी कर्व बनती है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे आपकी अगर आप वैल्यूज देखें तो फ्रीक्वेंसीज तो आपने बढ़ानी ही बढ़ानी है। अगर आप इधर देखें तो पहले आपका जो करंट है वो 2.3 यानी कि ज़्यादा है, उसके बाद करंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, 0.3 तक डिक्रीज हुई है और 0.3 के बाद अगेन ये इंक्रीज हो रही है और फिर उतनी ही वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो ये कर्व जो है वो इंटायरली ऑपोजिट होगी सीरीज के, सर्किट ऑपोजिट है, फंक्शन ऑपोजिट चल रहा है, तो जो कर्व बनेगी वो भी बिल्कुल आउट ऑफ फेज बनेगी। अगर वो बेल शेप बनेगी तो ये भी बेल बनेगी, बट ये रिवर्स बेल बनेगी, ठीक है। मुझे नहीं पता हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं, ये इस तरह से बेल बनेगी इसकी, इस डायरेक्शन में, ठीक है, और उसकी बनी थी इस तरह से, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट बनेगी, ठीक है जी। तो उसके बाद फर्दर आप ये इसकी ऑब्जर्वेशंस करेंगे, यानी कनेक्शन लगाए, कनेक्शन लगाने के बाद आपने उसकी
टेबल बनाया और वैल्यूज रिकॉर्ड की। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया। ठीक है जी, अब ये ग्राफ की ये कर्व इसकी बन रही है। अच्छा, वहां पे आपने मैक्सिमम करंट आपके पास आया था आरएमएस वैल्यू से, आपने क्या निकाला था, आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2 किया था, और आपके पास जो आरएमएस वैल्यू आ गई थी करंट की। ठीक है, और उस करंट से फिर आपने फ्रीक्वेंसीज यानी F1 और F2 पॉइंट्स जो थे वो ड्रा किए थे और बैंडविड्थ फाइंड आउट किया था। यहाँ पे उसके रेसिप्रोकल आई मिनिमम मल्टीप्लाई बाय √2 करेंगे आप। आई मिनिमम मल्टीप्लाई बाय √, तो आपके पास IRMS की वैल्यू यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट जो है वो आ जाएगी। तो अगर आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ये है, यहाँ तक है, तो यहाँ से आपने दो पॉइंट्स को आपस में मिलाया और यहाँ से दो प्रोजेक्शन या परपेंडिकुलर ड्रा किए। ठीक है, तो इस वक्त आपकी रेजोनेंस, इसका जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, जहाँ पे आपको ये पीक पॉइंट मिल रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। उसके बाद ये आपके पास F1 और F2 है। अगेन F1 और F2 से आप बैंडविड्थ निकालेंगे, और बैंडविड्थ निकालने के बाद आप क्वालिटी फैक्टर जो है वो Q निकालेंगे। ठीक है, ये देखें RCL आपको गिवन होगा, एक तो आपने फार्मूला से कैलकुलेट करना है और दूसरी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपने ग्राफ से कैलकुलेट करनी है। तो ये RCF की वैल्यू लगाने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ गई 4.8 किलोहर्ट्ज, जो इसकी वैल्यू है। फिर आपने क्या किया है, बैंडविड्थ निकाला है दोनों को माइनस करने के बाद। ठीक है, और ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो आपके पास ग्राफ से आएगी, ये आपने इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके निकाली और ये आपने ग्राफिकली निकाली है। ठीक है, फिर आपने क्वालिटी फैक्टर निकालना है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द बैंडविड्थ, तो आपके पास क्वालिटी फैक्टर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर आपने दोनों प्रैक्टिकल में करना है। ठीक है जी, अभी मैं आपको इसके सर्किट के कनेक्शन भी दिखा देती हूँ। ये है जिसका सर्किट डायग्राम। अब ये देखें तीनों कंपोनेंट्स जो हैं, अब यहाँ तो आपको नजर नहीं आ रहा, मैं आपको बता रही हूँ ये वाले जो पॉइंट्स हैं दोनों, एक ये आपके पास ब्लॉक है मेन ब्लॉक बड़ा, और एक ये वाला, इसके ये दोनों एंड वाले पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान ये कंटिन्यूसली एक दूसरे के बाद ये तीनों कंपोनेंट लगा दिए। पहले रेजिस्टेंस आप यहाँ भी लगा सकते हैं, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों बॉक्सेस को आप ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस लगा दी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने इंडक्टर लगा दिया और यहाँ पे आपने कैपेसिटर लगा दिया, ये तीनों कंपोनेंट आपने पैरेलल लगा दिए। ठीक है जी, और यहाँ पे ये आपके यहाँ ये तीनों कंपोनेंट लग गए। इस जो आपका रेजिस्टर वाले पॉइंट्स जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, इसके अक्रॉस ये दोनों पॉइंट आपने इनपुट के लगा दिए। ठीक है, जहां से आपके इनपुट टर्मिनल स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं रेजिस्टर, तो इसके क्रॉस आपने ये दोनों इनपुट के यानी कि जो आपका जनरेटर है उसके कंपोनेंट लगा दिए, और यहाँ जो आपका लास्ट कंपोनेंट जहाँ पे लगा हुआ है रेजिस्टर, वहां पे आपने इसके आउटपुट टर्मिनल जो है वो कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो अगेन आपने वहां पे ही ये देखें, तो यहाँ पे आपने फिर से ऑडियो जनरेटर जो है उसकी वैल्यू को चेंज करते जाना है, और आपके पास करंट की वैल्यू आती जाएगी और आपने टेबल में से नोट करते जाना है। यहां तक कोई क्वेश्चन क्लास? नो मैम। मैम जी जी, मैम रेजोनेंस कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें हम लोगों को कोई चीज की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही होती है, तो इसमें हम करंट की वैल्यू मिनिमम वाली क्यों ले रहे हैं? वो नीचे से बेल जो है वो नीचे वाली लास्ट लाइन आ रही है, वो क्यों ऐसा है? ये देखें, यही तो आपको बता रही, दोनों सर्किट दोनों ही रेजोनेंस सर्किट हैं। ठीक है, जो आपने सीरीज सर्किट किया वो भी रेजोनेंस सर्किट है, जो आपने पैरेलल किया ये भी।
सिर्फ जो आपके कंपोनेंट्स हैं उनकी कॉम्बिनेशन की वजह से आपको एक जगह पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट मिल रहा है, और अगर आपने ड्यू टू द फेज डिफरेंस, इन तीनों कंपोनेंट्स के फेज डिफरेंस की वजह से जब आप इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो आपको, और वैसे भी हमें पता है क्योंकि पैरेलल सर्किट में आपको पता है, आप कैपेसिटर को पैरेलल लगा लें या रेजिस्टर, आप रेजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा लें तो करंट जो है वो कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। तो डिवीजन होने की वजह से करंट की वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ पे फिर आपको मैक्सिमम रेजोनेंस पे इसकी जो वैल्यू मिलती है वो मिनिमम मिलती है। मैम जनरल कंसेप्ट तो हमने यही पढ़ा हुआ ना रेजोनेंस का, कि रेजोनेंस कंडीशन जब भी आएगी तो फॉर एग्जांपल अगर कोई वेव मोशन है तो वो बहुत तेजी से मूव करने लग जाएगी, तो यहाँ पे तो वो निजाम ही उल्ट हो गया आके। लेकिन सीरीज के केस में तो उलट नहीं ना हुआ। तो अब यानी यहाँ पे वेव्स की रेजोनेंस तो नहीं हो रही, यहाँ फ्रीक्वेंसीज की रेजोनेंस हो रही है, लेकिन यहाँ पे आप जो आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला एक्चुअली आ रहा है वो इसी से आ रहा है, यानी कि आप एक्स सी इज इक्वल टू एक्स एल लेके, आपने मुझे जो असाइनमेंट कल सेंड की है तो वो आपने एक्स सी इज इक्वल टू एक्स एल रखा है, दोनों की रिएक्टेंसेस जब इक्वल हो जाती हैं तो वहां पे आपको जो करंट की वैल्यू मिल रही है। तो सिर्फ और सिर्फ ये आपके कंपोनेंट्स की के कनेक्शन की, मतलब आपने उनको सीरीज में लगाया या आपने उनको पैरेलल में लगाया, उसकी वजह से जो आपको वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम मिल रही है। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हो रहा है। जब आपने इसको सीरीज में लगाया तो आपको उसने मैक्सिमम वैल्यू दी है। अच्छा जी, अभी मैं इसके लास्ट 2-3 मिनट्स में जो इसकी वीडियो बनाई है आज वो आपको दिखा देती हूँ। पैरेलल सर्किट जिसे हम रिजेक्टर सर्किट भी कहते हैं, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे। ऑपरेटर्स हमारे पास वही सेम रहेगा। ये हमारे पास आर्डियो जनरेटर है, ये एम्पेयर मीटर है, ये इंडक्टर है, और ये हमारे पास कैपेसिटर है, और ये हमारे पास रेजिस्टर है। लेकिन आरएलसी पैरेलल सर्किट में आरएलसी सीरीज सर्किट से अपोजिट रिस्पांस आता है। यहाँ पे जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते थे तो करंट हमारा बढ़ता था, और एक टाइम पे आके मैक्सिमम करंट की वैल्यू हो जाती थी। उसके बाद हम जितनी मर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाए तो करंट बजाय बढ़ने के वो कम होना शुरू हो जाता था। लेकिन आरएलसी पैरेलल जो सर्किट है इसमें ये होगा कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे हमारे करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। एक मिनिमम वैल्यू, जहां एक करंट की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद हमारे फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से करंट की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। चलिए हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम रजिस्टर को लगाएंगे, उसके बाद हम इंडक्टर को पैरेलल लगाएंगे इसके। ये हमारे पास इंडक्टर इसके पैरेलल लग चुका है। ये हम दो बॉक्स इसलिए यूज कर रहे हैं कि अगर एक में ही करते हैं तो इसका सेपरेट कनेक्शन था, तो इसलिए हम इसको ऐसे यूज करते हैं। और इसके बाद हम रजिस्टर को पैरेलल लगाएंगे। अब ये तीनों चीजें हमारी पैरेलल लग चुकी हैं। इसके बाद हम करंट फाइंड करने के लिए एम्पेयर मीटर को सीरीज में लगाते हैं। ये हमारे पास एम्पेयर मीटर लग चुका है, ये हमें आउटपुट देगा। और ये देखें कि ये हमारे पास इंडक्टर है, ये, और ये सीरीज में इसका आप कनेक्शन देखें। ये सोर्स और ये एमीटर, ये सीरीज में है, और ये तीनों आपस में पैरेलल लगे हुए हैं। अब हम फिर वही काम करेंगे कि यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाते जाएंगे हमारे करंट की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी।
इधर जब हम रीडिंग देखेंगे तो हमारे करंट की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जहां पे करंट की वैल्यू मिनिमम हो, मतलब कि अब हमारी वैल्यू को बढ़ाने से करंट की वैल्यू और कम ना हो रही हो, वो वाली फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। फिर उसके बाद हम जितनी मर्जी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, करंट कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये था हमारा आरएलसी पैरेलल सर्किट। जी क्लास, ठीक है जी। ये आपके 2 प्रैक्टिकल जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। जी मैम। तो अब इन दोनों की लैब रिपोर्ट जो है ना वो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट से पहले आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। मतलब नेक्स्ट जो ठीक है। प्रैक्टिकल हम करेंगे वो या ट्रांसफार्मर का करेंगे या फिल्टर्स का, तो मैंने उसकी थ्योरी स्टार्ट करवानी है। तो जब तक वो कंप्लीट हो उससे पहले आप ये वाला कंप्लीट कर लें, ठीक है जी। मैम टेबल और ग्राफ नहीं ना बना, जी टेबल और ग्राफ तो नहीं ना बनानी? नहीं, आप टेबल भी बना लेना, बस आप वैल्यूज नहीं उसमें आपने ऐड करनी, आप टेबल अपना बना के रखें फ्रीक्वेंसी और करंट और सीरीज इस तरह से। तो ग्राफ आपने अलहदा से बना के उसके साथ अटैच करना है। ग्राफ तो बाद में ही बनेगा जब तक, लेकिन टेबल आप अपना बनाएं उसके अंदर। तो ये बात की ठीक है मैम। चॉइस है, जिसने उसको सॉफ्ट फॉर्म में बनाना है वो सॉफ्ट में बनाए, जिसने इसको हार्ड फॉर्म में यानी रिटन फॉर्म में हैंड रिटन फॉर्म में बनाना है वो हैंड रिटन फॉर्म में। अगर आप लोग हैंड जैसे मैं आपको ये अभी कॉपी शेयर कर रही हूँ अपनी, तो अगर आपने इस तरह से हैंड रिटन फॉर्म बनानी है तो फिर आप मुझे इसका पीडीएफ बना के सेंड करेंगे। एंड में आपके पास एंड तक आपकी कॉपी जो है वो तैयार होगी। और जो अगर सॉफ्ट फॉर्म में कोई बनाएगा तो वो एंड अभी तो मुझे सॉफ्ट फॉर्म सेंड करें, एंड में फिर उनको भी अपनी लैब रिपोर्ट कंप्लीट कॉपी जो है प्रैक्टिकल की वो सबमिट करानी पड़ेगी, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? नो मैम। मैम रिकॉर्डिंग मिल सकती है इसकी? जी मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। अभी मैं इंशाल्लाह ये वीकेंड है, मैं फ्री होंगी तो मैं ये अपलोड कर दूंगी और आपको मैं सेंड कर दूंगी लिंक जो है वो उसका ठीक यूट्यूब है का। मैम। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।